जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सी प्लस प्लस पे आए हैं उनको ओवरव्यू दे दूं कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। क्लास 10 तक सीखी हुई सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि सी लैंग्वेज में जब कोई चीज़ स्क्रीन पे आउटपुट करनी होती थी तो हम कमांड देते थे प्रिंट एफ फंक्शन की। इस कमांड के एग्जीक्यूट होने पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ हिस्सा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता था और जब हमने कोई इनपुट देनी होती थी, जैसे यहाँ नंबर पूछ रहे हैं, तो इनपुट के लिए हम कमांड यूज़ करते थे स्कैन एफ फंक्शन की। अब कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू कर देता था कि यूज़र कोई नंबर प्रेस करेगा। चलें हम 3 प्रेस कर देते हैं। ये 3 स्टोर हो जाएगा वेरिएबल ए में जाके। वेरिएबल ए जो कि हमने प्रोग्राम में एज एन इंटीजर डिफ़ाइन किया हुआ है, यानी यूज़र से हमने नंबर एंटर करने का कहा है। अगर वो गलती से ए बी सी में से कोई अल्फ़ाबेट या करैक्टर एंटर करे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब अगर हमने स्क्रीन पे आउटपुट लिखनी है कि यू एंटर्ड 3, तो इसके लिए हमने अपने कोड में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? प्रिंट एफ फंक्शन का। इन लाइंस में आप सिंटैक्स यानी कोडिंग का फॉर्मेट देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हमें ख़ुद कंप्यूटर को बताना पड़ता था कि अब जो एंट्री होगी वो इंटीजर होनी चाहिए और उसे ए में स्टोर करना। इसी तरह प्रिंट एफ करते हुए परसेंटेज डी जो कि इंटीजर का सिंबल है, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता था और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर उसका वेरिएबल लिखते थे। जबकि सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ फंक्शन की जगह हम लिखेंगे सी आउट और पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स की जगह एक ही साइड पे 2 एंगल्ड ब्रैकेट्स आ जाएंगी फेसिंग आउटवर्ड्स, क्योंकि हम कुछ प्रिंट आउट कर रहे हैं। इसी तरह कोई इनपुट लेनी हो तो हम कमांड लिखते हैं सी इन विद 2 एंगल्ड ब्रैकेट्स फेसिंग इनवर्ड्स। पर इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एज इंटीजर एक्सेप्ट करना, बस वेरिएबल का नाम ही सिर्फ लिख दें, जैसे कि हमने ए लिख दिया है। और जब फाइनली प्रिंट करना हो नंबर और टेक्स्ट दोनों को, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ए जो है ये इंटीजर है। सी प्लस प्लस ख़ुद ही स्मार्ट है, ऑटो फिल कर लेता है उस जगह को। सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना होता है कि क्या चीज़ आउट करे। इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी स्क्रीन पे और ए की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमने एंटर की। अच्छा, ये जो कोड हमने लिखा है इसे सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर इस ज़ुबान को नहीं समझता, वो तो वंस एंड ज़ीरोज़ को समझता है, जिसे मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज़ किया जाता है। इस केस में सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ होगा। जब आप सी प्लस प्लस का कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ या डाउनलोड करते हैं तो उसमें कंपाइलर भी बिल्ट इन आता है, आपको अलहदा से नहीं परचेज़ करना होता। हेडर फाइल एंड रिजर्व्ड वर्ड्स। इस कोड में जो ऊपर हैशटैग के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हेडर कहते हैं। जिस तरह इंसान का हेड टॉप पे होता है, प्रोग्राम के टॉप पे हेडर लिखे जाते हैं। इंक्लूड का मतलब तो ये है कि शामिल कर लो, और आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जबकि कोनियो का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। जैसे हमारा कंसोल क्या है? हमारा लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन। अच्छा, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। यहाँ पे हमने जो हेडर फाइल यूज़ की हैं उनके नाम हैं आईओ स्ट्रीम डॉट हेडर और कोनियो डॉट हेडर। इसके अलावा मैथ डॉट हेडर भी यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स को अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करने के लिए। बट इन हेडर फाइल्स को आपने प्रोग्राम से पहले ऐड करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज़ करना होता है। यहाँ पे हमने किया हुआ है, लेकिन आपको दिखा दूँ इसका सिंटैक्स। जिस हिस्से को मैं अभी ब्लू करूँगा वो सारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का सिंटैक्स कहलाता है। तो ये जो हैशटैग, इंक्लूड और 2 एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का सिंटैक्स हैं और एंगल्ड ब्रैकेट्स के बीच में उन हेडर फाइल्स का नाम है जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं। इन हेडर फाइल्स को ऊपर लिखने से फ़ायदा ये होता है कि प्रोग्राम के कोड में हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो इन हेडर फाइल्स में ऑलरेडी बना कर रखे हों।
हमें दोबारा लंबे लंबे कोड नहीं बनाने पड़ेंगे, जैसे कि सी आउट और सी इन। खुद सोचें, अगर हमें सी आउट का मतलब कंप्यूटर को समझाना पड़े तो ये बताते खुद एक लंबा कोड बनेगा। अच्छा, रिजर्व वर्ड्स उन कुछ मखसूस वर्ड्स को कहते हैं जो आप वेरिएबल के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। उनका C++ में एक ख़ास मकसद ऑलरेडी गिवन होता है और वो उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ हमने रिजर्व वर्ड इंट यानी इंटीजर यूज़ किया है और उसके आगे वेरिएबल ए लिखा है। आप वेरिएबल ए की जगह लफ्ज़ इंट एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। टोटल 80 के करीब रिजर्व वर्ड्स हैं C++ लैंग्वेज में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम स्टार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स से। उसके बाद लाइन वॉइड में वॉइड या एंड वाला वॉइड ना भी लिखें, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स हों तब भी ठीक है। और उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन करली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। बॉडी में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट बहुत सारी भी हो सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम समझने के लिए ये प्रोग्राम देखें। इसमें आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी समझ आ गए, वॉइड मेन स्टेटमेंट भी समझ आ गई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स की प्लेसमेंट भी समझ आ गई और बॉडी में मौजूद एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स भी नज़र आ रही हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, नाम ही बता रहा है कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना, यानी किसी कमांड का कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि एक कमांड पूरी हो गई है। वो होगा सेमी कॉलन से। यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन लिखा जाएगा तो समझ जाएं कि स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको रेड कलर कर दिया है। कमेंट्स इन C++ प्रोग्राम। प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में कमेंट्स भी लिखते हैं। कमेंट्स से क्या मुराद है? जैसे आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें तो वो मेरी वीडियो का हिस्सा नहीं बन जाते, आप उसके किसी ख़ास पार्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। इसी तरह प्रोग्राम में कमेंट का मतलब किसी लाइन या नंबर ऑफ़ लाइंस के बारे में कुछ यादगार के तौर पे लिख कर रख देना होता है ताकि बाद में कंसल्ट किया जा सके। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्रामर खुदा न खास्ता फौत हो जाए, उसकी जगह नया प्रोग्रामर जगह लगे और उसका कोड समझने की कोशिश करे जो पिछले वाले ने लिखा था, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कमेंट्स ना हो। इनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। जब प्रोग्राम रन होता है तो ये रन नहीं होते। 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाकर उसके बाद कमेंट लिखते हैं, जबकि मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए स्टार्ट में स्लैश और स्टार लिखते हैं, एंड पे स्टार और स्लैश लिखते हैं और इन दोनों के बीच में कमेंट लिखा जाता है। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट वो वैल्यू जो प्रोग्राम रन होने यानी एग्जीक्यूट होने के दौरान चेंज ना हो। ये नंबर भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, या कैरेक्टर स्ट्रिंग भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन अ सीक्वेंस। याद रहे, C++ में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोट्स में लिखा जाता है। वेरिएबल कहते हैं मेमोरी की लोकेशन को जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं और प्रोग्राम के रन यानी एग्जीक्यूट होने के दौरान इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसी वजह से वेरिएबल्स को नेम्स देने के लिए रूल्स भी स्पेसिफाइड हैं। रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। नंबर 1, वेरिएबल का पहला कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर वाली बात हज़म नहीं होती क्योंकि अजीब सा लगता है देखने में, मगर है ऐसा ही। यानी स्टडी भी ठीक है और अंडरस्कोर स्टडी भी ठीक है एज अ वेरिएबल। नंबर 2 और नंबर 3 को पैरेलल में देखते हैं कि क्या अलाउड हैं और क्या अलाउड नहीं हैं। जो कैरेक्टर्स अलाउड हैं वेरिएबल नेम में, उनमें अंडरस्कोर, डिजिट्स, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स शामिल हैं। अपर केस और लोअर केस लेटर्स को डिफरेंट समझा जाएगा। कंप्लीट कैपिटल में अगर सम लिखा हो
या सम विद कैपिटल एस या सम विद ऑल लोअर केस लेटर, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, बराबर नहीं हैं। अंडरस्कोर को आम तौर पे रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए लिखते हैं, जैसे ओवर टाइम को ओवर अंडरस्कोर टाइम लिखना ज़्यादा मुनासिब है। अब देखते हैं कि क्या कुछ अलाउड नहीं है वेरिएबल्स में। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि डॉलर साइन, एट द रेट ऑफ, परसेंटेज, हैशटैग वगैरह, और ब्लैंक स्पेस यानी टू वर्ड्स के बीच में गैप नहीं अलाउड, उनके बीच में कॉमा नहीं अलाउड। इसके अलावा रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज़ भी मना है, जैसे कि इंट, कैरेक्टर वगैरह। डेटा टाइप्स C++ में ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर। जो डेटा टाइप आप किसी वेरिएबल के लिए चूज़ करेंगे, CPU उस वेरिएबल के लिए उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज मेमोरी रिज़र्व कर लेता है। इसीलिए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले आपने वेरिएबल की डेटा टाइप डिफ़ाइन करनी होती है। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट होती है। कोई नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, जैसे कि 3.84, तो वो इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस तरह का टेबल जिसमें शॉर्ट इंट और बाकी कैटेगरीज़ की नंबर ऑफ़ बाइट्स और रेंज ऑफ नंबर्स गिवन हैं, आपकी बुक्स में भी बना होता है। इससे क्या मुराद है? पहले शॉर्ट इंट या अनसाइंड शॉर्ट इंट की 2 बाइट्स को समझें। 2 बाइट्स का मतलब है 8 + 8 टोटल 16 बिट्स, और हर बिट में टोटल 2 ही स्टेट्स यानी हालतें हो सकती हैं, या उनमें 1 होगा या 0। तो अगर सिर्फ एक बिट हो तो हम 2 डिफरेंट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं और इसको 2 पावर 1 लिखेंगे। और अगर तमाम 16 बिट्स यूज़ हों, यानी कि 2 कंप्लीट बाइट्स, तो हम 2⁻16 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे बनता है 65,536। तो बस अब टेबल समझना आसान हो गया है। अगर अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर को देखें, अनसाइंड मतलब उसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, जैसे कि नेगेटिव साइन, और साइन जब नेगेटिव नंबर्स हों तो तभी लगता है। इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे, यानी 0 भी काउंट होगा और 65,535 तक जाएंगे, तो ये टोटल 65,536 नंबर्स बनेंगे। कैसे? समझें। जैसे 2⁻² से हमारे पास 4 आता है, यानी 4 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, तो वो 4 नंबर्स होंगे 0, 1, 2 और 3। तो अब आपको आसानी से समझ आएगा कि 2⁻16 मीन्स 65,536 नंबर्स, और अगर अनसाइंड होंगे तो 0 से शुरू होकर 65,535 तक कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। और अगर साइंड इंटीजर भी हों तो इसी 65,536 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 32,768। यानी इतने नेगेटिव नंबर्स होंगे और इतने ही पॉजिटिव। तो नेगेटिव के अंदर कितने होंगे? -32,768 तक जाएंगे, -1 से शुरू होके, और पॉजिटिव में 0 से शुरू होके 32,767 तक जाएंगे। अब इसको देखें, इसमें 4 बाइट्स हैं यानी 32 बिट्स, तो हम 2⁻32 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो बनता है 42, 94, 96, 72, 96। अनसाइंड मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं, इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे और 42, 94, 96, 72, 95 तक नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। और अगर साइंड इंटीजर्स भी हों तो इसी 42, 94, 96, 72, 96 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 21, 47, 48, 36, 48। यानी इतने नेगेटिव नंबर्स होंगे और इतने ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे। पॉजिटिव नंबर्स में 0 से शुरू करके 21, 47, 48, 36, 47 तक जाएगा, यानी एक नंबर पहले ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि 0 भी तो एक नंबर था, वो भी काउंट हुआ है। अब आप इस टेबल को गौर से देखें, जितनी भी रेंजेस हैं वो पॉजिटिव ऑड नंबर पे जाके ख़त्म हो रही हैं। ये आपके MCQs के लिए टिप है कि अगर आपको बहुत सारी रेंजेस दी जाएँ जिसका एंड इवन नंबर पे हो रहा हो, तो वो तो आपने फ़ौरन क्रॉस कर देना है कि वो तो हो ही नहीं सकती। अब ज़रा फ्लोटिंग पॉइंट को देख लें।
फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शंस वाले नंबर्स के लिए यूज़ होता है। बहुत लार्ज नंबर्स या बहुत स्मॉल नंबर्स के लिए। लार्ज जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 10⁸। इसी तरह स्मॉल जैसे कि साइज़ ऑफ एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि 10⁻10 से 10⁻18 मीटर्स तक होते हैं। तो इसके लिए जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेटा टाइप यूज़ होती हैं वो हैं फ्लोट और डबल फ्लोट। दोनों के लिए कंपाइलर नंबर ऑफ़ बाइट्स 4 रिज़र्व करता है और इनकी रेंजेस सामने गिवन है। याद रखना मुश्किल नहीं है। अगर 1.7 है नीचे तो ऊपर उसको डबल कर लें 3.4, और एक्सपोनेंट में आप देखें तो ऊपर -38 से +38 हैं, जबकि नीचे -308 से +308। तो याद रखना आसान है, सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क है। वैसे 4 बाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि पहले 3 बाइट्स में 1 बिट साइन के लिए यूज़ होती है, बाकी 23 बिट्स मैंटिसा के लिए, जबकि 1 बाइट डेसिमल के बाद वाले हिस्से के लिए। इस फ्लोटिंग पॉइंट को सेकेंड ईयर में बस इतना ही समझना है, बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में समझेंगे। कैरेक्टर, ये डाटा टाइप उन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है जिन्होंने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ कैर लिखते हैं। अगर हम डेटा टाइप सेलेक्ट करें कैरेक्टर और कोई भी नाम चूज़ कर लें वेरिएबल का, तो अब ये वेरिएबल अपने अंदर 4 टाइप्स के कैरेक्टर्स सेव कर सकता है। कौन कौन से? लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन 1 एट अ टाइम। गौरतलब बात यह है कि इनको हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। कांस्टेंट क्वालिफायर, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, टाइप कास्टिंग। द कांस्टेंट क्वालिफायर, C++ प्रोग्राम में कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज न की जा सके थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब कांस्टेंट क्वालिफायर वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है तो ये वेरिएबल नहीं रहता, क्योंकि अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और ऐसे वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना लाजमी होता है। इसका सिंटैक्स यानी लिखने का स्टाइल कुछ यूँ होता है कि पहले लफ्ज़ कॉन्स्ट लिखते हैं, फिर डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखकर सेमीकोलन टर्मिनेटर यूज़ किया जाता है। इन एग्जांपल्स में इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप हैं, एज और लेंथ वेरिएबल के नाम हैं, और इक्वल टू के बाद 18 और 7.5 इनको कांस्टेंट वैल्यूज असाइन की गई हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन से मुराद होता है शुरू में ही डिक्लेयर कर देना, बता देना। जैसे कहते हैं ना कि सियासतदान अपने असासे डिक्लेयर करें कि उनके पास कितना माल है, ताकि बाद में इस्तेमाल करें तो हमें कोई एतराज़ ना हो। इसी तरह प्रोग्राम में बाद में जो जो वेरिएबल यूज़ होने हैं उनको शुरू में डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया है कि XYZ की डेटा टाइप इंटीजर है, लेंथ विड्थ एरिया की डेटा टाइप फ्लोट है, और CH की डेटा टाइप कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ हमने वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज़ नहीं किया, यानी कि इन वेरिएबल्स में कोई वैल्यू नहीं दी। लफ्ज़ इनिशियलाइज से पता चल रहा है कि इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो शुरू में बतानी है। तो अगर डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज़ करें तो इस तरह से करेंगे। इसमें हम x को 4 और y को इनिशियल वैल्यू 5 दे रहे हैं, जबकि z को इनिशियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि आगे जाके उसमें x + y की वजह से वैल्यू आएगी। चाहते तो 0 पे इनिशियलाइज़ कर भी सकते थे। फ्लोट में लेंथ को 12.5, विड्थ को 15.25 और एरिया को 0.0 पे इनिशियलाइज़ किया है, और कैरेक्टर CH को A से इनिशियलाइज़ किया है। तो ये थी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। टाइप कास्टिंग। लफ्ज़ कास्टिंग से मिलता जुलता लफ्ज़ आपने कास्ट सुन रखा है, जैसे फ़िल्म या ड्रामे की कास्ट हो। ओरिजिनल में कुछ और दिखते हैं, लेकिन कास्ट में परफॉर्म करने के लिए अपना गेटअप चेंज करते हैं। ज़ोर दिया मैंने चेंज पे। कास्टिंग 2 तरह की होती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग में डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है अदर डेटा टाइप में। मसलन सपोज़ करें कि वेरिएबल Q की डेटा टाइप फ्लोट डिक्लेयर की गई है और उसमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म की जाए। जब इन इंटीजर्स की डिवीज़न परफॉर्म की जाए तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा, 2। इस आंसर 2 को C++ प्रोग्राम इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट में और वैल्यू 2.0 रख देगा। अगर एक या दोनों इंटीजर्स को
फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में कन्वर्ट किया जाए तो अब फ्लोटिंग पॉइंट मैथमेटिक्स की मदद से डिवीजन परफॉर्म होगी और आंसर आएगा 2.5 और ये वैल्यू Q को असाइन हो जाएगी। एक्सप्लिसिट कास्टिंग, इसमें एक स्पेशल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जो कि एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है। इस सिंटैक्स की वजह से C++ कंपाइलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा जो इन ब्रैकेट्स में लिखी होगी। ये एक्सप्रेशन कोई वेरिएबल भी हो सकती है और कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी। फ़र्ज़ करें दो वेरिएबल्स हैं A और B और उनकी डेटा टाइप हैं इंटीजर और वेरिएबल Q की डेटा टाइप है फ्लोट। A में इंटीजर वैल्यू 15 स्टोर करें और अब B में 6 और फिर ये वाली डिवीज़न परफॉर्म करें। ऐसे में इंटीग्रल मैथ्स यूज़ होगी और आंसर 2 असाइन हो जाएगा Q को। लेकिन करेक्ट रिज़ल्ट हासिल करने के लिए कास्टिंग का यूज़ किया जाएगा जिसमें दोनों ऑपरेंड्स A और B में से कम एक की टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना लाजमी होगा। हम वेरिएबल A की टाइप चेंज कर देते हैं इंटीजर से फ्लोट में, उससे पहले ब्रैकेट में फ्लोट लिखकर कि भाई A तुम जो कुछ भी थे अब तुम फ्लोट बन गए हो। अब पहले A में स्टोर हुई वैल्यू को कंपाइलर फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फिर डिवीज़न परफॉर्म करेगा जिसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट मैथ्स यूज़ होगी और करेक्ट रिज़ल्ट 2.5 आएगा और वो Q को असाइन किया जाएगा। यहाँ हमने इंटीजर टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट किया, इसी तरह हम फ्लोट टाइप को इंटीजर टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को आउटसाइड सोर्स से डेटा देने को इनपुट कहते हैं और आउटपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इनपुट के नतीजे में या वैसे ही स्क्रीन पे कुछ डेटा डिस्प्ले करे या फाइल को सेव करे स्टोरेज में। C++ के प्रोग्राम्स में इनपुट आउटपुट के लिए Cin और Cout की कमांड्स यूज़ होती हैं और इनको यूज़ करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में IOStream.header यानी इनपुट आउटपुट stream.header को इंक्लूड करना लाजमी है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए कुछ और फंक्शंस भी यूज़ होते हैं जैसे कि गेट कैरेक्टर, गेट स्ट्रिंग या पुट स्ट्रिंग। Cout स्टेटमेंट, इसका मकसद होता है कि स्क्रीन पे टेक्स्ट या वैल्यूज़ को शो करे। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, Cout के बाद लगे हुए दो लेस देन साइंस अपने बाद आने वाले कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे या वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को। कैरेक्टर स्ट्रिंग की निशानी ये है कि वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होगी और एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे आएगी और ये इंसर्शन ऑपरेटर यानी डबल लेस देन के साइंस एक से ज़्यादा बार भी एक स्टेटमेंट में यूज़ हो सकते हैं। याद रहे स्टेटमेंट एंड सेमी कॉलन पे ही होगी। अब इस प्रोग्राम को देखें, इसमें Cout के बाद दो लेस देन साइंस हैं जिनके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ सेंटेंस एज इट इज़ स्क्रीन पे आएगा। फिर दो लेस देन साइन के बाद सिर्फ A लिखा हुआ है जिसमें वैल्यू हमने ऊपर इनिशियलाइज़ की हुई है 12। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे इस तरह से रिज़ल्ट शो होगा, द वैल्यू स्टोर्ड इन A इज़, और जो A आगे लिखा हुआ है उसकी जगह पे ऊपर इनिशियलाइज हुई हुई वैल्यू 12 लिख दी जाएगी। Cin स्टेटमेंट, इसका मकसद होता है कि कीबोर्ड से डेटा इनपुट लेकर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, Cin के बाद लगे हुए दो ग्रेटर देन साइंस अपने बाद आने वाले वेरिएबल्स में उस इनपुट को स्टोर करेंगे जो कि यूज़र कीबोर्ड से प्रेस करेगा। इसकी समझ आपको इस प्रोग्राम से आएगी। इस प्रोग्राम के रन होने पे आउटपुट पे स्क्रीन पे सबसे पहले Cout की कमांड की वजह से डिस्प्ले होगा एंटर एन इंटीजर। इसके बाद कंप्यूटर Cin की कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे वेट हो रहा होगा कि हम कुछ कीबोर्ड से एंटर करें। हम जो ही कीबोर्ड से फॉर एग्ज़ाम्पल 7 प्रेस करें तो वो वेरिएबल n में स्टोर हो जाता है। अब Cout की कमांड एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास स्क्रीन पे लिखा आएगा द नंबर यू टाइप्ड इज़, और इसके बाद n की जगह पे 7 आ जाएगा जो हमने पहले इनपुट किया था और वो वेरिएबल n में सेव हुआ था। एक से ज़्यादा डेटा वैल्यूज़ इनपुट करनी हो तो हम Cin की कमांड के साथ ज़्यादा डेटा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स एक ही स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, पर 2 वैल्यूज़ इनपुट करते हुए स्पेस का इस्तेमाल करना लाजमी है। गेट गेट की, गेट कैर, गेट्स, पुट्स, ये बहुत ही सिमिलर नेम्स के फंक्शन हैं जो ना भूलने के लिए मैं आपको तरतीब समझाता हूँ। गेट
को याद रखें गेट कैरेक्टर से। अगर ये हमारा प्रोग्राम है तो इसकी सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने पे हमारी आउटपुट ये होगी। अब जैसे ही हम सी इन के ज़रिए कोई इनपुट देंगे जैसे कि 5, तो वो स्क्रीन पे आएगी पर प्रोग्राम पलक झपकते में ही एंड हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन गायब हो जाएगी। हम 5 को स्क्रीन पे लिखा हुआ देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम गेट ख का यूज़ करते हैं ताकि 5 स्क्रीन पे नज़र आने के बाद जब तक हम कोई की प्रेस ना करें आउटपुट स्क्रीन क्लोज़ ना होने पाए, और गेट क के नतीजे में जो कि हम प्रेस करेंगे वो स्क्रीन पे एको नहीं होगी, नज़र नहीं आएगी कि हमने क्या प्रेस किया। गेट क के मुकाबले में गेट खी को याद रखें गेट कैरेक्टर प्लस एको से, ई से एको। ये हमारा वही प्रोग्राम है, सिर्फ गेट ख की जगह गेट की का डिफरेंस है। तो इसकी सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने पे हमारी आउटपुट वही होगी। जैसे ही हम सी इन के ज़रिए कोई इनपुट देंगे जैसे कि हमने पहले दी थी 5, तो वो स्क्रीन पे आएगी पर प्रोग्राम क्लोज़ नहीं होगा क्योंकि गेट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और गेट की के नतीजे में कोई की प्रेस करनी होगी हमने, तो प्रोग्राम की आउटपुट डिसअपीयर होने से पहले वो प्रेस्ड की क्या होगी, वो भी डिस्प्ले होगी। इसी को कहते हैं गेट की यानी गेट कैरेक्टर प्लस एको। जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ F, तो देखें F अपीयर हुआ चाहे कुछ मिली सेकेंड के लिए और आउटपुट डिसअपीयर हो जाएगी। गेट ख और गेट की के मुकाबले में गेट खैर को याद रखें गेट कैरेक्टर प्लस एको प्लस रिटर्न की, जिसको हम एंटर की भी कहते हैं। ये हमारा वही प्रोग्राम है, सिर्फ गेट की की जगह गेट कैर का डिफरेंस है। तो इसकी सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने पे भी हमारी आउटपुट वही होगी। जैसे ही हम सी इन के ज़रिए कोई इनपुट देंगे, चलें वही देते हैं 5, तो वो स्क्रीन पे आएगी पर आउटपुट डिसअपीयर नहीं होगी क्योंकि गेट कैर मौजूद है। और जब हम गेट कैर के नतीजे में कोई की प्रेस करेंगे तो वो प्रेस्ड की भी डिस्प्ले होगी। मैं प्रेस करता हूँ F, पर स्क्रीन तब तक डिसअपीयर नहीं होगी जब तक इसके बाद मैं एंटर ना प्रेस कर दूँ। ये लास्ट वाली 2 आसान हैं, गेट स्ट्रिंग और पुट स्ट्रिंग। इनकी एब्रीविएशन है गेट्स और पुट्स। स्ट्रिंग मतलब धागा या तार, कंप्यूटर की ज़ुबान में लंबा चौड़ा नाम या एड्रेस वगैरह, जिसमें स्पेसेस भी हो सकती हैं। याद रखें सी लैंग्वेज जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर स्कैन फंक्शन के अंदर स्पेस इनपुट करने की गुंजाइश नहीं थी, जबकि यहाँ गेट स्ट्रिंग में है। गेट्स मतलब इनपुट स्ट्रिंग और पुट्स मतलब रख देना, स्क्रीन पे रखना, यानी आउटपुट द स्ट्रिंग। इसके लिए हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें डेटा टाइप कैरेक्टर के साथ हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया है नेम, जिसकी लेंथ 50 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। तो ये नेम हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसकी सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने पे हमारी आउटपुट होगी एंटर योर नेम। अब कंप्यूटर ने हमसे हमारा नाम पूछा है और साथ ही कंप्यूटर ने कमांड एग्जीक्यूट की है गेट स्ट्रिंग और ब्रैकेट में वेरिएबल नेम लिखा है, यानी हम जो कुछ टाइप करेंगे वो नेम वाली स्ट्रिंग में चला जाएगा। हम कीबोर्ड से टाइप कर देते हैं स्टडी विद मी। अब कंप्यूटर पुट स्ट्रिंग की कमांड यूज़ करेगा और जो कुछ भी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम में हमने डाला था वो ही स्क्रीन पे पुट कर देगा, यानी आउटपुट करेगा। द एस्केप सीक्वेंस, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आउटपुट की लुक को कंट्रोल करते हैं। ये आम तौर पे ख़ुद आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते। एस्केप सीक्वेंस शुरू होती है बैकस्लैश से और उसके बाद कोड कैरेक्टर आता है। इसको एस्केप सीक्वेंस इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल वे जिसमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ऑपरेट करना होता है ये उससे हटकर काम करता है। जैसे कि न्यू लाइन से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी हो तो \n, एक अदद टैब लगाना हो यानी एक स्मॉल जंप फॉरवर्ड टू सेम लाइन करनी हो तो \t, या कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करना हो जैसे कि कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास। इसी तरह \a से अलार्म साउंड आएगी जैसे कि टू, \b से बैक जाएगा कर्सर 1 पोजीशन, \r से रिटर्न हो जाएगा टू स्टार्ट ऑफ द सेम लाइन। और अगर स्क्रीन पे बैकस्लैश ही प्रिंट करना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर डबल बैकस्लैश यूज़ करेंगे। सपोज़ करें हम ये सी आउट कमांड में लिखे हुए 2 मैसेजेस स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो जब ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी तो आउटपुट सिंगल लाइन पे नज़र आएगी, मगर हम चाहते हैं कि आउटपुट
2 लाइंस में नज़र आए। तो ऐसे में \n एस्केप सीक्वेंस को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है ताकि कर्सर को नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पे लाया जाए। जैसे कि ये, इसमें दोनों लाइंस के स्टार्ट में \n यूज़ किया। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहली लाइन के एंड पे भी \n डाल दिया, इससे भी यही आउटपुट मिलेगी। इसी तरह 2 सी आउट स्टेटमेंट्स की जगह सिंगल सी आउट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बीच में मैंने \n यूज़ कर लिया है। तो काफ़ी वैरायटी है, आपके पास ऑप्शंस हैं। इसी तरह \t एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है ताकि 8 कैरेक्टर्स के गैप के बाद अगला वर्ड प्रिंट हो। इस सिमेट्री के लिए अच्छा लगता है। जैसे कि ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, तो इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। लफ्ज़ C++ में बताते ख़ुद 3 कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद 5 स्पेसेस दी जाएंगी। फिर अगला देखें, इज़ में 2 कैरेक्टर्स हैं, तो इसके बाद 6 कैरेक्टर्स का गैप दिया जाएगा। ए में 1 कैरेक्टर है, इसके बाद 7 कैरेक्टर्स का गैप देंगे। हाई में 4 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 4 कैरेक्टर्स का गैप मिलेगा। लेवल में 5 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 3 कैरेक्टर्स का गैप मिल जाएगा। लैंग्वेज में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद अगर टैब देते हैं तो पूरे 8 स्पेसेस का गैप देके नेक्स्ट वर्ड प्रिंट होगा। इसी तरह और भी कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं जिनका यूज़ आप इजीली कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग विद इनपुट आउटपुट हैंडलिंग फंक्शंस। नाम लंबा है पर नया कुछ भी नहीं है। आपको 2 प्रोग्राम्स दिखाना मकसद है। पहला प्रोग्राम 3 इंटीजर्स रीड करेगा और उनका सम और प्रोडक्ट प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम का कोड कुछ इस तरह से है। कुछ स्टूडेंट्स के पर्सनल कंप्यूटर्स और कुछ कॉलेजेस के C++ कंपाइलर्स अगर काम सही ना करें तो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में iostream.header की जगह सिर्फ iostream लिख लें और साथ में यूजिंग स्पेस नेम स्पेस स्पेस स्टैंडर्ड सेमीकोलन। STD से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड। तो उम्मीद है आपका कंपाइलर ठीक काम करेगा। एनीवेज, गिवन कोड को देखें। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहला काम वेरिएबल्स डिफाइन करना होता है। हमने क्योंकि 3 इंटीजर्स रीड करने हैं, लिहाजा उनको स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल्स x, y, z डिफ़ाइन किए एज डेटा टाइप इंट यानी इंटीजर। बाद में इनका सम और प्रोडक्ट भी लेना है, इसलिए शुरू में उनको भी डिफ़ाइन कर दिया एज इंटीजर। अब स्टार्ट में ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। फिर ये वाली सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंप्यूटर स्कैन कर रहा होगा कि हम कुछ इनपुट करें। हम एंटर कर देते हैं 2, जो कि वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंप्यूटर प्रिंट करेगा एंटर सेकंड नंबर। और फिर ये वाली सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के नतीजे में हमारी इनपुट स्कैन कर रहा होगा कंप्यूटर। हम इनपुट कर देते हैं 4, जो कि वेरिएबल y में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे स्क्रीन पे आएगा एंटर थर्ड नंबर और नेक्स्ट सीन के नतीजे में कंप्यूटर हमारी इनपुट स्कैन कर रहा होगा। अब हम इनपुट कर देते हैं 6, जो कि वेरिएबल z यानी z में स्टोर हो जाएगा। अब कंप्यूटर नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन स्क्रीन पे नहीं लिखेगा, अपनी मेमोरी में स्टोर रखेगा। इनके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट होगा सम इज़ इक्वल टू 12। पहला सम एज इट इज़ प्रिंट हुआ क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ था। अगले सम की जगह जो उसका कैलकुलेटेड 12 था वो उसने लिखा है क्योंकि ये वेरिएबल सम की वैल्यू को लगाने के लिए आया। इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अब सोचें क्या आउटपुट आनी चाहिए। ये प्रोडक्ट चूँकि इन्वर्टेड कॉमास में है, लिहाजा ये और इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएंगे, जबकि ये वाला प्रोडक्ट इसकी वैल्यू आउटपुट पे आएगी जो कि 48 है। दूसरा प्रोग्राम किसी ट्रायंगल की बेस और हाइट को रीड करने के बाद एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। प्रोग्राम का कोड कुछ इस तरह से है। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहला काम क्या है? वेरिएबल्स डिफ़ाइन करना। हमने क्योंकि ट्रायंगल की बेस और हाइट को रीड करना है, लिहाजा उनको स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं और बाद में एरिया भी कैलकुलेट करना है, लिहाजा एक थर्ड वेरिएबल भी रिक्वायर्ड है। बेस, हाइट और एरिया हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं एज डेटा टाइप फ्लोट। फ्लोट क्यों किए? क्योंकि लेंथ्स जो होती हैं, चाहे बेस हो, हाइट हो, एरिया हो, वो डेसिमल में भी हो सकती हैं। जैसे 3.2 मीटर का कोई ट्रायंगल की बेस है
अच्छा, अब कोड में ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर द बेस। नेक्स्ट ये वाली सीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंप्यूटर स्कैन कर रहा होगा कि हम कुछ एंटर करें। हम एंटर कर देते हैं 2.5 जो कि वेरिएबल हाइट में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंप्यूटर प्रिंट करेगा एंटर द हाइट। फिर ये वाली सीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके नतीजे में कंप्यूटर हमारी इनपुट स्कैन कर रहा होगा कि हम कुछ क्लिक करें, कुछ एंटर करें। हम एंटर कर देते हैं 3.5 जो कि वेरिएबल हाइट में जाके स्टोर हो जाएगा। अब कंप्यूटर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और कैलकुलेट कर लेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और वो किस वेरिएबल में सेव करेगा? वेरिएबल एरिया में। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट होगा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 8.75। पहला हिस्सा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एज इट इज़ लिखा गया है क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास में था। इसके बाद जो एरिया है यहाँ पे वैल्यू आई है 8.75 की, जो कि उसने कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में रखी हुई थी। और फाइनली ये जो गेट क स्टेटमेंट है, इसकी वजह से हमारी आउटपुट स्क्रीन ऑन होल्ड रही है, वरना इसकी कैलकुलेशन जैसे ही ये प्रिंट होता है ये गायब हो जाती। तो अब जैसे ही हम कोई चीज़ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे कोई भी की, तो उसके बाद ये स्क्रीन गायब हो जाएगी। द मैनिपुलेटर्स एंड लाइन एंड सेट विड्थ। C++ में मैनिपुलेटर्स का काम फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाना होता है, जिस तरह एस्केप सीक्वेंस भी यही काम करती है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट में फॉर्मेट में आप राइट लाइन, लाइन स्पेसिंग, न्यू लाइन वगैरह सेलेक्ट करते हैं। इसका काम भी इसी किस्म का है, ताकि आउटपुट देखने में खूबसूरत लगे। वैसे तो C++ में बहुत सारे मैनिपुलेटर्स हैं, लेकिन कॉमनली एंड लाइन और सेट विड्थ ही यूज़ होते हैं। जब भी किसी प्रोग्राम में मैनिपुलेटर का यूज़ होना हो तो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर फाइल को लाजमन इंक्लूड कर लें। अच्छा, वाहिद मैनिपुलेटर जो इसको इंक्लूड किए बग़ैर भी काम करता है वो है एंड लाइन मैनिपुलेटर। एंड लाइन मैनिपुलेटर का वही काम है जो एस्केप सीक्वेंस में \n का है कि कर्सर न्यू लाइन पे चला जाए। चलें ये प्रोग्राम देखें। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसकी आउटपुट पे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे आई एम स्टूडेंट और एंड में लिखे हुए एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे कर्सर आ जाएगा। अब जब अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा आई वॉज बॉर्न इन 2001, और गेट ख स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट स्क्रीन डिसअपीयर नहीं होगी जब तक हम कुछ क्लिक ना करें। अच्छा, यही आउटपुट अगर सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट से लेनी हो आपने, यानी सिंगल सी आउट स्टेटमेंट से, तो कुछ यूँ होगी। पहले सी आउट के बाद इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट लिखी, फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर यूज़ किया, और फिर एंगल ब्रैकेट्स के बाद इन्वर्टेड कॉमास में नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी। अब सेट विड्थ मैनिपुलेटर को देखते हैं। सेट विड्थ मैनिपुलेटर आउटपुट स्टेटमेंट में यूज़ होता है ताकि मिनिमम फील्ड विड्थ सेट कर सके। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से आ जाएगी। सेट विड्थ की जनरल फॉर्म होती है सेट w और ब्रैकेट में n। n इंटीजर वैल्यू है जो कि बाद में लिखे जाने वाले नंबर या टेक्स्ट को उतनी ही फील्ड विड्थ में लिखता है और राइट जस्टिफाई कर देता है। ये सेट विड्थ का फंक्शन आउटपुट को राइट अलाइन करने के काम आता है। चलें ये प्रोग्राम कोड देखें। पहली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा। सेकंड सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे ये प्रिंट होगा। थर्ड के ऊपर ये, फोर्थ के ऊपर ये। पहली वाली में लफ्ज़ प्राइस ही प्रिंट हुआ है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में प्राइस 1, प्राइस 2 और प्राइस 3 की जो वैल्यूज़ थी वो प्रिंट हुई हैं क्योंकि विदाउट इन्वर्टेड कॉमास थी, मींस वेरिएबल था। और देखें सेट विड्थ मैनिपुलेटर की वजह से राइट साइड बिल्कुल अलाइंड है, जैसे फुट्टे से लाइन लगा कर लिखा हो। अच्छा, ये प्रोग्राम सिंगल सी आउट स्टेटमेंट के साथ भी लिखा जा सकता है, जैसा कि इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे जो 4 अदद सी आउट लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो सेमी कॉलन्स हैं। अभी देखें पहली स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म। दूसरी यहाँ से शुरू, यहाँ से ख़त्म। और इसी तरह ये चौथी स्टेटमेंट यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म। अभी गौर से देखें मैं क्या तब्दीली करने लगा। इसमें हमने किया क्या है,
जो बाद में आने वाले 3 अदद सी आउट थे वो ख़त्म कर दिए हैं, और शुरू की 3 सी आउट स्टेटमेंट्स में आने वाले 3 सेमी कॉलन जो कि लाइन को टर्मिनेट करते हैं वो भी ख़त्म कर दिए हैं। अब कंप्यूटर को यही लग रहा है कि ये 4 लाइंस नहीं बल्कि एक ही लाइन है जो कि सी आउट से स्टार्ट हुई हैं और सेमी कॉलन पे एंड हुई हैं। अच्छा, अगर सेट विड्थ मैनिपुलेटर यूज़ ना किया जाए, चलें हटा लेते हैं, तो ऐसी आउटपुट होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये राइट अलाइन नहीं है और इस वजह से अच्छा भी नहीं लग रहा और तीनों प्राइसेस को ऐड करने में भी मुश्किल हो रही होगी। अच्छा, ऊपर आप 3 हेडर फाइल्स देख रहे हैं, iostream डॉट हेडर, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर और इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स डॉट हेडर। इसके अलावा मैथ डॉट हेडर, स्ट्रिंग डॉट हेडर और टाइम डॉट हेडर भी कॉमनली यूज़ होती हैं। मैथ वाला फंक्शन स्क्वायर रूट और पावर जैसी ऑप्शंस देता है। स्ट्रिंग हेडर हमें स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने की ऑप्शन देता है या स्ट्रिंग को कॉपी करने की, जैसे पासवर्ड मैचिंग में यूज़ होते हैं। और टाइम हेडर नाम से ही पता चल रहा है कि डेट और टाइम बताएगा। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर दरअसल एक सिंबल होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि फ़लाँ ऑपरेशन परफॉर्म करो। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है जो कंप्यूटर को बताता है कि 2 नंबर्स को ऐड करे। अब हम पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देख लेते हैं, फिर वन बाय वन सबको समझते हैं। ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले 7 तरह के ऑपरेटर्स हैं: असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। इन सब के नामों से ही इनका काम पता चल जाता है। हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सबसे आसान है, सिर्फ इक्वल टू का साइन यूज़ होता है। ये किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को असाइन करता है। मिसाल के तौर पे 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, एक ही डेटा टाइप इंटीजर के। ये ज़रूरी बात है कि डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, तभी ये ऑपरेटर काम करेगा। हम प्रोग्राम में x के लिए कोई वैल्यू इनपुट करें और फिर बाद में चाहें कि वही वैल्यू y को भी मिल जाए तो इस तरह से असाइन करेंगे, या चाहें कि x और y का सम z को असाइन हो जाए तो ऐसे लिखेंगे। ये सबसे सिंपल ऑपरेटर है, बस किसी एक्सप्रेशन या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स से मिलता जुलता लफ्ज़ है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ होता है, डिवीज़न के लिए फॉरवर्ड स्लैश और रिमाइंडर के लिए परसेंटेज। परसेंटेज वाले को मॉडुलो ऑपरेटर भी कहते हैं। इनको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 रख लें और इनको सॉल्व करें तो आंसर में z की वैल्यू आएंगी 5 + 2 = 7, आसान है। 5 - 2 = 3, आसान है। 5 × 2 = 10, आसान है। पर आखिरी दो कन्फ्यूजन है। चलें 5/2 को करके देखें ताकि आपको समझ आ जाए। 2 × 2 = 4, रिमाइंडर बचा 1 और ऊपर जो 2 आया है वो है कोशेंट। तो C++ में जब डिवाइड साइन आएगा तो कोशेंट आंसर होगा, और जब परसेंटेज साइन आएगा मतलब रिमाइंडर आंसर होगा। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर को लिखने का स्टाइल। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करें। 13% 4 मतलब 13/4 करें तो आंसर नीचे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1। इसी तरह 15/4 करें तो 4 × 3 = 12, नीचे रिमाइंडर बच रहा है 3। 10% 5 यानी 10/5 करें तो नीचे रिमाइंडर आ रहा है 0। इसी तरह 4% 5 यानी 4/5 करें तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वही 4। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पहले दोनों ऑपरेटर्स को इकट्ठा कर लिया गया है। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी होगा और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी। तो ये दिखने में ऐसे लगेंगे, पहले अरिथमेटिक और बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ होगा। इसको टेबल की वजह से समझते हैं ताकि आप इसको नॉर्मल इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकें और वापस भी कर सकें। अक्सर MCQs में आ जाते हैं। पहले वाले को देखें, रिज़ल्ट याद रखें कि लेफ़्ट वाले वेरिएबल में आना है, लिहाजा लेफ़्ट वाले वेरिएबल के साथ इक्वल टू साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर रख लें। बाकी अब दोनों वेरिएबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर को लिख लें। जैसे पहले वाले में a + b, दूसरे में k - 9,
तीसरे में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n, फोर्थ में n/m और फिफ्थ में x%y। अब उम्मीद है आपको आइंदा नहीं भूलेंगे। कभी कभी आपको राइट कॉलम देकर रिवर्स यानी लेफ़्ट वाला कॉलम भी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा इस सिंटैक्स को गौर से देख लें। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नाम ही आसान है, इंक्रीज डिक्रीज से निकला है। इंक्रीमेंट मतलब सिर्फ 1 ऐड करो और डिक्रीमेंट मतलब सिर्फ 1 माइनस करो। इनके ऑपरेटर्स प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं। इन ऑपरेटर्स का मकसद सिर्फ शॉर्टकट लगाना है ताकि एक्सप्रेशन छोटी हो जाए। जैसे x = x+1 की जगह आप x++ या ++x लिख सकते हैं। इसी तरह x = x-1 की जगह x-, या -x भी लिख सकते हैं। जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखें तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जब वेरिएबल के बाद लिखें तो इसे पोस्ट फिक्स कहते हैं। बाज़ औक़ात x++ और ++x का इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि ++x पहले इंक्रीमेंट करता है x को, बाद में x की वैल्यू यूज़ करेगा किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, जबकि x++ x की वैल्यू यूज़ करने के बाद x को इंक्रीमेंट करता है। ये बात एग्जाम्पल से ही सही समझ आ सकती है। सपोज़ करें x की वैल्यू है 3, y = ++x स्टेटमेंट पहले इंक्रीमेंट करेगी x की वैल्यू को, यानी x की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 4 हो जाएगी, तब ये वैल्यू y को असाइन करेगी। लेकिन स्टेटमेंट y = x++ में पहले x में पड़ी हुई वैल्यू 3 y को असाइन करेगी और बाद में x को इंक्रीमेंट करके 4 बनाएगी। यही रूल x और -x पे भी अप्लाई होता है। चलें एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का कोड देखते हैं। ये हमारे पास कोड लिखे हुए हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के। दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक में x = ++y है और दूसरे में x = y++। तो चलें कोड को समझते हैं। शुरू में 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं x और y एज इंटीजर। फिर y को इनिशियलाइज़ किया है विद वैल्यू 10, यानी y को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 10। अब पहले प्रीफिक्स वाले कोड को देखते हैं। इसमें x = ++y है, यानी पहले इंक्रीमेंट करना है y को। ऐसा करने से y की वैल्यू आप जहन में रखें कि 10 से इंक्रीज़ होकर 11 हो गई है, और अब ये वैल्यू x को असाइन हो रही है, यानी x की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। अब सी आउट की कमांड्स हैं जो कि आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आनी है। इसमें पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x डिस्प्ले होगा, फिर वेरिएबल x में पड़ी हुई वैल्यू 11 डिस्प्ले होगी, फिर नेक्स्ट सी आउट की वजह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ y डिस्प्ले होगा और वेरिएबल y की वैल्यू डिस्प्ले होगी, वो भी 11 थी, और गेट ख की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कोड को समझें। y को इनिशियलाइज़ कर दिया था विद वैल्यू 10। इसके बाद x = y++ है, यानी पहले x के अंदर y की वैल्यू डाल देनी है। तो y की वैल्यू अभी तक 10 है, इसलिए x को वैल्यू मिलेगी 10। फिर इंक्रीमेंट करना है y को। ऐसा करने से y की वैल्यू 10 से इंक्रीज़ होकर 11 हो जाती है। अब सी आउट की कमांड्स हैं जो कि आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आनी हैं। इसमें पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x डिस्प्ले होगा, फिर वेरिएबल x में पड़ी हुई वैल्यू 10 डिस्प्ले होगी, फिर नेक्स्ट सी आउट की वजह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ y डिस्प्ले होगा और वेरिएबल y की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि 11 है, और गेट ख की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे रिलेटिव्स होते हैं उनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है, भाई बहन होते हैं। अगर ट्विन्स हैं भाई बहन तो हाइट अक्सर इक्वल होती है, या फिर मिडल वाली सिस्टर के मुकाबले में तो भाई बड़ा है मगर बाजी से छोटा है। तो ये सब रिलेशंस हैं। इसी तरह C++ में रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं एक दूसरे से कोई रिलेशन दिखाने के लिए, और ये वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे फ़्लो ऑफ प्रोग्राम कंडीशन पे बेस कर रहा हो। रिलेशनल एक्सप्रेशंस का आंसर ट्रू और फॉल्स की शक्ल में होता है। मसलन मैं कहूँ कि ये दोनों इक्वल हैं तो बात ट्रू है, या कहूँ कि बाजी भाई से छोटी हैं तो ये बात फॉल्स है। C++ में 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, और ये हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, और ग्रेटर दैन और इक्वल टू।
याद रहे कि ये वाला इक्वल टू, इसमें दो इक्वल साइंस हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर में तो सिंगल इक्वल टू होने की वजह से x की वैल्यू y को असाइन हो गई थी, मिल गई थी, जबकि यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है कि a इज़ इक्वल टू b, यानी बता रहे हैं कि a और b बराबर हैं। इन दोनों का रिलेशन एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में चूंकि कंपेयर करना है, इसलिए उन वेरिएबल्स में पहले से कोई ना कोई वैल्यू होगी। फर्स्ट वन को देखें। अगर x 12 और y 7 हो तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि 12 इज़ ग्रेटर देन 7। सेकंड स्टेटमेंट भी इन्हीं वैल्यूज़ 12 और 7 को देखें तो ये फॉल्स है, क्योंकि 12 7 के इक्वल नहीं होता। अब थर्ड स्टेटमेंट में x और y वही हैं और z अगर 15 हो तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि 12 + 7 19 होता है, जो कि 15 से लेस नहीं ग्रेटर है। फोर्थ स्टेटमेंट में भी अगर z, x और y की वही वैल्यूज़ यूज़ करें तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 15 19 के इक्वल नहीं पर लेस तो है ना। और फिफ्थ स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स होगी कि जब x की वैल्यू 10 हो, बाकी तमाम कंडीशंस में ट्रू होगी। जैसे अभी हमारे पास x 12 है तो स्टेटमेंट पढ़ें 12 इज़ नॉट इक्वल टू 10। ये सच्ची बात है, इसलिए ट्रू है। याद रहे C++ में ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ, जिसमें लॉजिक इन्वॉल्व हो। जैसे कहते हैं ना कि लॉजिकल बात होगी तो मान जाऊंगा। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स में जब 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन किया जाए और फिर डिसीजन लिया जाए। जैसे कि कॉमन एग्जांपल, अगर बारिश ना हुई और हम टॉस जीते तो हम बैटिंग करेंगे, या फिर बारिश हुई और हम टॉस जीते तो हम बॉलिंग करेंगे, ताकि पिच में मौजूद मॉइस्चर की वजह से दूसरी टीम को आउट कर सकें। यानी कि डिसीजन लेने के लिए कम से कम 2 रिलेशनल कंडीशंस हों तो उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे नो रेन एंड वी विन टॉस। 2 कंडीशंस कंबाइन होंगी तो डिसीजन लिया जा सकेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और नॉट। चलें तीनों की एग्जांपल्स देखते हैं। पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। इसमें जब दोनों रिलेशनल कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारी कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये फर्स्ट रिलेशनल कंडीशन, ये दूसरी रिलेशनल कंडीशन, और दोनों के बीच में एंड लगा दिया। अब ये बन गई है कंपाउंड कंडीशन, और इसकी आउटपुट ट्रू उसी सूरत में होगी जब x 1 या उससे ग्रेटर हो और y 10 या उससे लेस हो। अब ये वाली कंपाउंड कंडीशन देखें। ये हमें चेक करके बताएगी कि क्या CH में जो कैरेक्टर स्टोर्ड है वो लोअर केस अल्फ़ाबेट है या नहीं। इसके लिए आप ट्रुथ टेबल बना लें, एक्सप्रेशन 1 का, एक्सप्रेशन 2 का, और दोनों कंबाइंड विद एंड। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो और एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स हो तो कंपाउंड कंडीशन भी फॉल्स होगी। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो और एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो तब भी कंपाउंड कंडीशन फॉल्स होगी। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो तो तब भी कंपाउंड कंडीशन फॉल्स होगी। अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों ट्रू हों तो ये वाली कंडीशन है जिसमें लॉजिकल एंड कंपाउंड कंडीशन की आउटपुट ट्रू होगी। यानी लॉजिकल एंड कंपाउंड कंडीशन में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी सिर्फ उसी सूरत में आउटपुट ट्रू होगी। नेक्स्ट है लॉजिकल और ऑपरेटर। ये भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है। इसमें अगर एक भी रिलेशनल कंडीशन ट्रू हो तो हमारी कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये फर्स्ट रिलेशनल कंडीशन, ये दूसरी रिलेशनल कंडीशन, और दोनों के बीच में और लगा दिए। अब ये बन गई है कंपाउंड कंडीशन, और इसकी आउटपुट ट्रू 2 सूरतों में हो सकती है कि या तो x 8 से ग्रेटर हो या फिर z 10 के इक्वल हो। अब इन्हीं को हम एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं और ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर एक्सप्रेशन 1 और 2 दोनों फॉल्स हों तो कंपाउंड कंडीशन भी फॉल्स होगी। और वाली कंडीशन के लिए लाजमी है कि दोनों में से कम एक ट्रू हो। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स और एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो तो कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि एक एक्सप्रेशन ट्रू है। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो तो कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि एक एक्सप्रेशन तो ट्रू है इनमें।
अगर एक्सप्रेशन 1 और 2 दोनों ट्रू हों तो फिर तो जाहिर है कि कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये पहले दो लॉजिकल ऑपरेटर्स के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो इसकी आउटपुट ट्रू होगी और वाइस वर्सा। मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशन है ये वाली, इसके पढ़ते हैं z इज़ नॉट लेस दैन 10, जिस पे ये ट्रू होगी। हालांकि अगर ये लेफ़्ट साइड पे नॉट ना होता तो इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि z 10 से छोटा होता। बहरहाल इसी एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है कि z इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। इसका ट्रुथ टेबल भी आसान है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो नॉट एक्सप्रेशन ट्रू होगी, और अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो नॉट एक्सप्रेशन फॉल्स होगी। वैसे कोडिंग में आप लोग कोशिश करें कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ना यूज़ किया करें। ह्यूमन माइंड नॉट के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। लास्ट है टर्नरी ऑपरेटर। ये लफ्ज़ 3 से निकला है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी एक्सप्रेशन ऐसी होती है कि सबसे पहले एक कंडीशन गिवन होगी, उसके साथ क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसको इवेल्यूएट करना है, और बाद में दो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके बीच में कोलन लगा होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। चलिए एग्जांपल से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास x ग्रेटर देन y कंडीशन है जिसको एवेल्यूएट करना है, इसलिए इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर ये ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 जो कि x प्लस वाई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स है तो x माइनस वाई एग्जीक्यूट हो जाएगी। टर्नरी कंडीशन का रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में भी स्टोर किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल k में। एंड पे सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। चलें अब एक कोड देखते हैं। इसमें हम 3 वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, डेटा टाइप इंट देकर। फिर उनमें x और y को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ 15 और 10 देकर। फिर टर्नरी ऑपरेटर वाली एक्सप्रेशन है और इसकी आउटपुट जा रही है k में। कंप्यूटर इसको बैकग्राउंड में जब सॉल्व करेगा तो देखें x ग्रेटर देन y क्या ट्रू है, 15 ग्रेटर देन 10 हाँ ट्रू है। तो इसका मतलब है कि अब फर्स्ट एक्सप्रेशन x प्लस वाई एग्जीक्यूट होगी, यानी 15 प्लस 10 कैलकुलेट होगा जो कि बनेगा 25, और ये स्टोर हो जाएगा वेरिएबल k में। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन सी आउट की है, इसलिए आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा द वैल्यू ऑफ k इज़ एज इट इज़, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में था, और फिर k वेरिएबल की वैल्यू जो कि 25 है वो प्रिंट होगी। और ये देखें एंड लाइन यानी मैनिपुलेटर यूज़ हुआ है। एंड लाइन मैनिपुलेटर के लिए आप ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर ना भी लिखें तो ये वाला मैनिपुलेटर काम करता है। और फाइनली गेट क आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लिखते हैं। अब हम अपनी इस एक्सप्रेशन को भी अपनी जगह पे लिख लेते हैं और अननेसेसरी क्लटर रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। टर्नरी ऑपरेटर आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके 3 पार्ट्स से ताल्लुक़ है, एक कंडीशन थी और 2 इसकी एक्सप्रेशंस थी। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। ये इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह 2 और ऑपरेटर्स हैं जिनके नाम हैं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी जैसे यूनिट यानी 1, और बाइनरी मतलब 2। वो ऑपरेटर जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करे उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इनमें माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस और लॉजिकल ऑपरेटर नॉट शामिल हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे कि माइनस की एग्जांपल। इसको हम आम तरीके से a इज़ इक्वल टू a माइनस बी भी लिख सकते हैं। अब इसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाली एग्जांपल देखें। इन तीनों एग्जांपल में सिंगल ऑपरेंड यूज़ हो रहा है। अच्छा, जो ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करे उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। इनमें माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और शामिल हैं। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। a इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, z इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, और k इज़ इक्वल टू d परसेंटेज e। इन तीनों एग्जांपल्स में देखें 2 ऑपरेंड्स इस्तेमाल हुए हैं। ऑपरेंड्स बोले तो वो वेरिएबल्स जिन पे
एक्शन हो रहा है। तस्वीर नामुकम्मल रह जाएगी अगर हमने टर्नरी के नीचे कुछ ना लिखा। वहाँ हम 3 ऑपरेंड्स नहीं लिखेंगे बल्कि 3 पार्ट्स लिखेंगे, जिनमें आप जानते हैं एक कंडीशन है और 2 एक्सप्रेशंस हैं। अब ये तस्वीर अगर आपके जहन में रहेगी तो आपको यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स कभी नहीं भूलेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, माय फेवरेट टॉपिक। हर साल इसमें C++ के एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें आपने ये वाला टेबल याद करना है। हैरत की बात है कि बुक में ये फर्स्ट रो मिसिंग है, जबकि क्लास 10 की बुक में शामिल थी। शायद मिसप्रिंटिंग हो गई होगी। इतना कॉम्प्लेक्स टेबल देख के आपने घबराना नहीं है। आपने एक चुड़ैल का नाम याद रख लेना है, जो मैंने आपको क्लास 10th में भी सिखाया था। इस चुड़ैल का नाम है आइमरिल्ला। एल पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि एल 3 बार आया। अब ये आइमरिल्ला है क्या भला? ये कैच वर्ड है जिससे पूरे टेबल को याद करना आसान हो जाता है। इस टेबल में जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है उसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को गौर से देखें। यही चुड़ैल का नाम है। इनको रेड कर देता हूँ। पहले आई से बनता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एम से बना मल्टीप्लिकेशन और इसके भाई बहन डिवीज़न रिमाइंडर, जैसा कि मैथ्स में भी इन्हीं को पहले से सॉल्व करते हैं। और इनके बाद ए से आया एडिशन सब्ट्रैक्शंस। मैथ में भी यही होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट प्रायोरिटी में होते हैं। फिर आर से आया रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर ई से बना इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फिर 3 एल हैं जिनसे लॉजिकल ऑपरेटर्स बनते हैं। लॉजिकल नॉट पहले आएगा, फिर लॉजिकल एंड और फिर लॉजिकल और। फाइनली एक और ए है और हमारे पास एक ही टाइप के ऑपरेटर बचे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिनमें इक्वल टू का साइन या तो अकेला होता है या फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, प्लस या माइनस के साइन के साथ होता है। अब आप एक बार इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लें, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब इसकी 1-2 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस एग्जांपल्स में मल्टीप्लाई की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पहले है जबकि एडिशन की बाद में है, लिहाजा पहले मल्टीप्लाई काम करेगा, बाद में एडिशन होगी। अगर इसी एक्सप्रेशन में हम लोग चाहें कि पहले 7 + 3 को सॉल्व किया जाए तो हमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैथ्स में किया जाता है। अच्छा, अगर कभी एक ही प्रेसिडेंस के 2 ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में आ जाएं, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो फिर लेफ़्ट टू राइट सॉल्व किए जाएंगे। पहले लेफ़्ट वाले को, फिर उसके बाद राइट वाले को, फिर उससे राइट वाले को अगर कोई हो। तो ये था आपका डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर टॉपिक, जिसको हमारी चुड़ैल आइमरिल्ला ने आसान कर दिया है। एक्सप्रेशंस इन C++ में एक एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का मजमूआ होती है। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को ऑपरेंड्स कहते हैं और ऑपरेटर कंप्यूटर को बताता है कि ऑपरेंड्स पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। C++ में 3 तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस और कंपाउंड या लॉजिकल एक्सप्रेशंस। जिस एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर हो उसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसे कि a+2 × b। इसमें a, b और 2 ऑपरेंड्स हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट हैं, जबकि प्लस एंड स्टेरिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की कुछ और एग्जांपल्स भी देख लें ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और अब देखें कि जिस एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर हो जो कि वैल्यूज़ को ऑफ सेम डेटा टाइप को कंपेयर करे, उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन की बेस पे कंप्यूटर डिसीजन लेकर प्रोग्राम में डिफरेंट पाथ फॉलो करता है, जैसे कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 33 से कम हैं तो लिखो फेल और अगर ज़्यादा हैं तो पास। अब आ जाते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशन की तरफ, जिसको लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसको कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन किया जाता है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन इसलिए कहते हैं कि उन कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड या और इस्तेमाल करके जॉइन किया जाता है। अब ये कंडीशन देखें, इसमें पहली कंडीशन ये चेक कर रही है कि स्टोर्ड कैरेक्टर लोअर केस लेटर है या नहीं, और सेकंड कंडीशन चेक कर रही है कि अपर केस लेटर है या नहीं। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाउंड एक्सप्रेशन ट्रू होगी, क्योंकि 2 कंडीशंस को कंबाइन किया गया है और ऑपरेटर की मदद से।
Study with me, a learning experience.